आज हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एडी एंड एएस। एडी एग्रीगेट डिमांड, एएस एग्रीगेट सप्लाई। समग्र मांग और समग्र पूर्ति के बीच क्या संबंध है, इस चीज को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। या तो इसको अगर हम लोग बोले डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। आय, रोजगार और उत्पादन का निर्धारण किस प्रकार से समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत होता है, उसको आज हम लोग देखेंगे। इन तीनों का डिटर्मिनेशन एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की सहायता से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। हमने पिछले वीडियो में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बताया था कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है। आज सबसे पहले हम लोग एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल देखेंगे, उसका ग्राफ देखेंगे, किस प्रकार से उसका ग्राफ बनता है, उसका शेड्यूल में किन किन कंपोनेंट्स को शामिल किया जाता है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल, समग्र मांग तालिका। समग्र मांग तालिका के अंतर्गत दो चीज, एक आय जिसे वाई से, और दूसरा एग्रीगेट डिमांड समग्र मांग जिसे कि हम लोग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर समग्र व्यय भी कहते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं। आय जो है हमारा 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 इस तरीके से बढ़ रहा है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये आय को दर्शाया गया है। अब इसके एग्रीगेट डिमांड को अगर हम देखते हैं तो ये हमारा बढ़ रहा है 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। यहाँ स्पष्ट दिखता है कि आय भी बढ़ रहा है, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रहा है, लेकिन दोनों का बढ़ने का रेट अलग अलग है। यहाँ आप देख रहे 0 से 20, यहाँ पे 30 से 35। सबसे पहले तो यहाँ ध्यान देना है कि इनकम हमारा 0 है, फिर भी एग्रीगेट डिमांड जो है वो 30 के बराबर है। कंजम्पशन का थ्योरी ऐसा कहता है कि 0 इनकम पर भी लोगों के द्वारा उपभोग किया जाता है। तो जब उपभोग किया जाता है इसका मतलब है कि वो डिमांड करेगा। तो हर देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कुल जो मांग है वो 30 करोड़ या 30 यूनिट के बराबर है, इसको हम लोग कह सकते हैं। आय बढ़कर 0 से 20 हुआ तो हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है वो 30 से बढ़कर 35 हुआ। कहने का मतलब है जिस रेट से हमारे देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आय में वृद्धि हो रहा है, उससे धीमी गति से हमारा समग्र मांग में वृद्धि हो रहा है। अब इसके ग्राफ को अगर हम बनाते हैं, ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस, ओ एक्स अक्ष पर आय को हम लोग दिखाते हैं जीडीपी के रूप में, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रूप में, और ओ वाई अक्ष पर एग्रीगेट डिमांड समग्र मांग को दिखाते हैं। ये हमारा जो है 20, 40, 60, 80, 100, 120। यहां पे इसको हम लोग ले लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 तक मैक्सिमम गया है, 60 तक हमने ले लिया है। अभी दोनों का कॉम्बिनेशन को देखते हैं और उसके आधार पर पॉइंट्स मिलेंगे। उन पॉइंट्स को जब मिलाएंगे तो वहां से हमारा एग्रीगेट डिमांड का समग्र मांग का रेखा तैयार हो जाएगा। तो इनकम 0,
इनकम 0 और एग्रीगेट डिमांड 30, एग्रीगेट डिमांड 30। यहां पे आया एक पॉइंट मान लेते हैं कि ए है। 20 आय बढ़कर 0 से 20 और ये बढ़कर 35 यहां पे आएगा। इस पॉइंट्स को बी ले लेते हैं। इसी प्रकार से जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है, 40 का कॉम्बिनेशन 40, सी 60 आय और 45 इनकम, डी पॉइंट 80 आय हुआ और 50 एग्रीगेट डिमांड, ई 100 आय हुआ और 55 एग्रीगेट डिमांड, एफ 120 आय बढ़कर और एग्रीगेट डिमांड बढ़कर 60। अब इन पॉइंट्स को अगर हम मिला देते हैं तो ये जो पॉइंट्स हमारा बन रहा है, ये जो रेखा बन रहा है, इस रेखा को हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड की रेखा, समग्र मांग की रेखा। और ये जो समग्र मांग की रेखा है वो C प्लस I के बराबर होता है। C यहाँ पे उपभोग को बता रहा है, कंजम्पशन को बता रहा है, और I जो है हमारा इन्वेस्टमेंट, विनियोग को बता रहा है। अर्थात एग्रीगेट डिमांड की रेखा, समग्र मांग की रेखा OY अक्ष से प्रारंभ होती है। तो ये हमारा एग्रीगेट डिमांड का रेखा बन गया और ये एग्रीगेट डिमांड समग्र मांग की रेखा जो है वो C प्लस I के बराबर हो गया। और समग्र मांग की रेखा, क्वेश्चन आता है कि समग्र मांग की रेखा कहां से प्रारंभ होती है, तो समग्र मांग की रेखा OY अक्ष से प्रारंभ होती है और वो एक सीधी रेखा में होती है। अब हम लोग इसके कंपोनेंट्स को देखते हैं कि एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग के अंतर्गत किन किन चीजों को शामिल किया जाता है, क्या क्या इनके घटक हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग के घटक। समग्र मांग के घटक को दो भागों में हम लोग बांटते हैं। पहला बंद अर्थव्यवस्था, दूसरा खुली अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहां पे किसी भी देश के अर्थव्यवस्था का विश्व के अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ वस्तुओं या सेवाओं का आयात निर्यात नहीं होता है। खुली अर्थव्यवस्था जहां पे वस्तुओं का आयात निर्यात एक देश की अर्थव्यवस्था का विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ होता है। अब ये बंद अर्थव्यवस्था को हम लोग दो भागों में बांट देते हैं, जहां पे एक है दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और ये है 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था कहने का मतलब है यहां पे इस क्षेत्र के अंतर्गत 2 क्षेत्र काम करते हैं, जिसमें से एक है घरेलू क्षेत्र जिसे हाउस होल्ड कहते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर कहते हैं या कंज्यूमर सेक्टर कहते हैं। दूसरा है फर्म जिसे हम लोग प्रोड्यूसर सेक्टर कहते हैं। 3 क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पे एक है घरेलू क्षेत्र, दूसरा फर्म और तीसरा सरकार। सेम यहां पे 4, जिसमें से एक घरेलू, दूसरा फर्म, तीसरा सरकार और चौथा जो यहां पे है विदेशी क्षेत्र है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है या जिसको बाह्य क्षेत्र कहते हैं। अब इसके आधार पर एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स को हम लोग देखते हैं। अगर हम 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को लेते हैं तो यहां पे एग्रीगेट डिमांड जो है वो C प्लस I होगा। क्यों C प्लस I? तो घरेलू क्षेत्र हाउस होल्ड जो है वो कंज्यूमर सेक्टर है, वो कंजम्पशन करेगा। फर्म जो है वो प्रोड्यूसर सेक्टर है, इन्वेस्टमेंट करेगा। सिमिलरली अगर यहां से हम देखते हैं तो एग्रीगेट डिमांड जो है, समग्र मांग जो है
वो C प्लस I प्लस G होगा। G क्या बता रहा है? G जो है गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है, उसे हम लोग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग एग्रीगेट डिमांड में G के रूप में दिखाते हैं। अब ये जो है तीसरा चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड जो है C प्लस I प्लस G प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जिसे हम लोग नेट एक्सपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो नेट एक्सपोर्ट क्यों? चूंकि यहाँ पे विदेशी क्षेत्र की हम लोग बात कर रहे हैं, हमारा देश का विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ यहाँ पे काम होता है, खुली अर्थव्यवस्था है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा, वस्तुओं या सेवाओं का आयात और निर्यात होगा। तो जब आयात में से निर्यात को, निर्यात एक्सपोर्ट है, एक्स एक्सपोर्ट है, निर्यात कर रहे हैं, एम जो है इंपोर्ट है, आयात कर रहे हैं, तो निर्यात में से आयात को अगर माइनस कर देते हैं और उसका जो भी पार्ट आता है उसको अगर हम प्लस कर देते हैं तो वहां से एग्रीगेट डिमांड हमें मिल जाता है। तो ये तीनों सेक्टर का अलग अलग तरीके से कंपोनेंट्स को हम लोग एग्रीगेट डिमांड के अंतर्गत दर्शाते हैं। अब हम लोग देखते हैं एग्रीगेट सप्लाई को। अब हम लोग समग्र पूर्ति तालिका और रेखा को देखते हैं। शेड्यूल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एंड इट्स ग्राफ। सबसे पहले इसका हम लोग शेड्यूल बनाते हैं, तालिका बनाते हैं। I है जिसे हम लोग Y से दिखाते हैं, एग्रीगेट सप्लाई समग्र पूर्ति 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120। I जो है वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है, मतलब ये दोनों का रिलेशन एक अनुपात, सेम अनुपात में होता है, समान अनुपात होता है, जिसके कारण यहां पे हम लोग देखते हैं 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120। अर्थात यहां स्पष्ट है कि आय के साथ साथ दोनों के बीच अगर हम लोग देखते हैं, जिस प्रकार से, जिस गति से, जिस दर से हमारा आय में वृद्धि हो रहा है, उसी दर से हमारा समग्र पूर्ति भी बढ़ रहा है, जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि ये दोनों का रेखा सेम बनता है और वह 0 से प्रारंभ या मूल बिंदु से प्रारंभ होता है। जैसे यहां पे हम लोग अब देखते हैं इसके रेखा को x, y, यहां पे हम लोग आय या जीडीपी के रूप में दिखाते हैं और इधर एग्रीगेट सप्लाई है। यहां पे 20, 40, 60, 80, 100, 120 है। सेम 20, 40, 60, 80, 100, 120 है। अब इसके प्रोपोर्शन को हम लोग देखते हैं, इसके लाइन को देखते हैं कैसे बनता है। इनकम 0, एग्रीगेट सप्लाई भी 0, यहां हो गया 20, यहां गया, यहां ये आया, एक पॉइंट ए हो गया, 40, 40, 40, 40, यहां पे आएगा, बी पॉइंट हो गया, 60, 60, 60, 60, यहां पे आया, सी पॉइंट हो गया, 80, आय बढ़कर 80 हुआ, एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़कर 80 हुआ, डी पॉइंट हो गया, 100, आय बढ़कर 100 हुआ, हमारा एग्रीगेट सप्लाई भी 100 के बराबर हो गया, ई पॉइंट्स ले लेते हैं इसको, 120 आय बढ़कर और एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़कर 120 हुआ। तो यहां हमारे पास ये पॉइंट्स मिल गए हैं। इन सारे पॉइंट्स को अगर हम मिलाते हैं तो यहां भी हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, जिसे हम लोग एग्रीगेट सप्लाई, समग्र पूर्ति की रेखा कहते हैं।
इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये चीज जानना है कि ये एग्रीगेट सप्लाई का लाइन जो है वो मूल बिंदु पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिमाग में 45 डिग्री क्यों? तो 45 डिग्री इसलिए कि जिस गति से हमारा आय में वृद्धि होता है उसी गति से हमारा समग्र पूर्ति में वृद्धि होता है। कहने का अर्थ है कि आय और समग्र पूर्ति के बीच समान अनुपातिक रूप में रिलेशन पाया जाता है, जिसके कारण एग्रीगेट सप्लाई की रेखा मूल बिंदु से प्रारंभ होकर मूल बिंदु पर 45 डिग्री का कोण बनाकर एक सीधी रेखा में ऊपर की ओर दाहिनी ओर बढ़ती जाती है। इसके कंपोनेंट्स को अगर हम देखते हैं तो इसके कंपोनेंट्स में मात्र दो चीज को शामिल करते हैं। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, कंजम्पशन और सेविंग। कहने का मतलब है समग्र पूर्ति क्या है? तो समग्र पूर्ति उपभोग और बचत के कुल योग को कहते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे हम लोग डिनोट कर सकते हैं सी प्लस एस, या एग्रीगेट सप्लाई की रेखा जो है वो इनकम के बराबर भी है, क्योंकि आप देख रहे हैं इस टेबल में कि दोनों एक समान है। अब हम लोग एग्रीगेट डिमांड का रेखा भी देख लिए, एग्रीगेट सप्लाई का भी रेखा देख लिए। अब एक दोनों का कॉम्बिनेशन देखते हैं कि दोनों के साथ क्या रिलेशन पाया जाता है। अब हम लोग आय, रोजगार और उत्पादन का निर्धारण करते हैं। उत्पादन का निर्धारण, इसका निर्धारण करने के लिए हम लोग टेबल ड्रॉ करेंगे। एक ऐसा टेबल जहां पे तीन चीज, आय जो Y है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120। ये हमारा 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। यहाँ पे 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120। इस टेबल में एक सिचुएशन यहाँ पे आप देख रहे हैं जहां पे क्या है कि आय जो है वो बराबर है एग्रीगेट डिमांड के, वो बराबर है एग्रीगेट सप्लाई के। तो ये जो सिचुएशन हम देखते हैं वो हमारा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आय, रोजगार और उत्पादन का निर्धारण करता है। मतलब कि आय, रोजगार, उत्पादन का निर्धारण किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किस प्रकार से होता है? तो जब एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग और समग्र पूर्ति आपस में बराबर होते हैं। तो टेबल में यह स्पष्ट हो गया कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो रहा है। अब इसको हम लोग ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। एक्स, वाई, ऑरिजिन पॉइंट, यहां पे हम लोग आय लेते हैं। तीन चीज का निर्धारण एक साथ, आय, रोजगार और उत्पादन, जिसे हम लोग इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, और इधर हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई होगा। अब इधर देखते हैं 20, 40, 60, 80, 100, 120। इधर भी ले लेते हैं 20, 40, 60, 80, 100, 120। अब एक का करके सबसे पहले आय का रिलेशन एग्रीगेट डिमांड के साथ बनाते हैं और उसके बाद आय का रिलेशन एग्रीगेट सप्लाई के साथ देखते हैं। तो ये बनेगा 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 इनकम पर 30 यहां पे, अब 20 इनकम तो 35। इस तरीके से हमारा ये बढ़ते जाएगा और इस तरीके का लाइन बनेगा जो एग्रीगेट डिमांड की रेखा होगा, जो C प्लस आई के बराबर होता है। अब एग्रीगेट डिमांड का जब सप्लाई के साथ देखते हैं तो आय बढ़ता है,
एग्रीगेट सप्लाई भी सेम प्रोपोर्शन में बढ़ता है, जो हमारा 45 डिग्री एंगल को बनाता है। तो हम यहाँ पे ड्रॉ जब करेंगे तो ये बनेगा एग्रीगेट सप्लाई का लाइन। अब हम लोग देख क्या रहे हैं कि ये यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमारा 40 के बराबर हो रहा है, जो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है। इस जगह पे ही हमारा क्या है कि आय, रोजगार और उत्पादन का निर्धारण किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत होता है। ये संतुलन बिंदु क्यों? चूंकि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई है। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इन तीनों का निर्धारण कैसे होगा? तो जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो जाता है। प्रोफेसर किन्स ने इस पॉइंट को बताया है, बोला है इफेक्टिव डिमांड, प्रभावपूर्ण मांग। प्रभावपूर्ण मांग क्या है? तो प्रभावपूर्ण मांग वह बिंदु है जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आय, रोजगार और उत्पादन का निर्धारण एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की सहायता से कर लेते हैं।